Hello, students. Today we are starting with another chapter, that is accounting equations. One of the easiest chapter and the first chapter जहां पर आपने accounts का practical शुरू किया होगा. I hope आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता ही होगा. इस पूरे सेशन में हम इस पूरे चैप्टर को जल्दी से रिवाइज करेंगे, ब्रश अप करने की कोशिश करेंगे. मेरे हिसाब से इस चैप्टर को वेटेज मिलना चाहिए 4 मार्क्स तक का. अगर इससे क्वेश्चंस आएंगे तो 3 to 4 मार्क्स तक के प्रैक्टिकल्स आ सकते हैं. एमसीक्यू भी आपको देखने को मिल सकते हैं. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, और हम देखेंगे जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करते हैं. तो चलिए समझते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशंस काम कैसे करता है, उसका क्या फॉर्मेट होता है. अकाउंटिंग इक्वेशन एक मेन इक्वेशन पे पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो बेस है, और वो इक्वेशन है कि एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है. अब आप लोग ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ चुके हैं, आपका ऑलमोस्ट 11th कंप्लीट हो चुका है, तो आपको पता ही है कि ये चीज हमेशा सही होती है. एसेट्स का टोटल हमेशा लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होना चाहिए. पर इस इक्वेशन को जब हमने इनिशियली थ्योरी स्टार्ट की थी तो वहां पर यह चीज हमारे लिए नई थी, इसलिए इस चैप्टर को आप लोगों को इसलिए पढ़ाया जा रहा था कि आपको समझ में आए कि क्यों बैलेंस शीट्स जो है वो टैली होती हैं, क्यों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट टैली होना बहुत जरूरी है. क्योंकि इक्वेशन बोलती है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है. इस चैप्टर में होगा क्या, इस चैप्टर में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए रहते थे, जिन स्टेटमेंट्स को आपको इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना होता है और वेरीफाई करना होता है कि इक्वेशन टैली हो रही है या नहीं हो रही है. स्टेटमेंट कुछ भी हो सकते थे. दे कैन बी स्टेटमेंट जहां पे बिजनेस स्टार्ट हो रहा हो कैश के साथ, कुछ गुड्स खरीदे जा रहे हो, कुछ गुड्स बेचे जा रहे हो, कोई एक्सपेंस हो रहा हो, कोई इनकम हो रहा हो. सो नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स का हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रीटमेंट बताना था इस चैप्टर के अंदर. एक क्वेश्चन के साथ और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ही करूंगा, पर फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉलम्स कैसे डिराइव होते हैं, कैसे बताया जाता था, कैसे लिखा जाता है कि एसेट्स में क्या क्या कॉलम आने वाले हैं, लायबिलिटीज, और यहां पर हम क्या क्या लिखने वाले हैं. तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस या हैबिट बिल्ड करनी है. वो ये है कि जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा तो आपको पिक कर लेने हैं कि उस पूरे 5 या 8 या जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर कितने एसेट्स आ रहे हैं. क्योंकि इस इक्वेशन को करने के दो फॉर्मेट है. एक जहां पर हम एसेट्स के सब एसेट्स या सब कैटेगरी नहीं दिखाते, हम सिर्फ एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल इसके हिसाब से सॉल्व कर देते हैं. अगर आपकी स्कूल्स में वो वाला पैटर्न पढ़ाया गया है तो आप वो कर लीजिए. बट अगर आपके स्कूल्स में एसेट्स की सब कैटेगरीज है, लायबिलिटीज की सब कैटेगरीज बताई गई हैं, उसके बाद इक्वेशन को बनाया जा रहा है, तो फिर आपके लिए हैबिट बिल्ड करना बहुत जरूरी है कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाए इक्वेशंस का, आपको पहले उन 5 या 6 स्टेटमेंट्स को पढ़कर डिराइव करना होगा कि कौन कौन से एसेट्स ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स बताता हूं जिनसे पता चलता है कि कौन कौन से एसेट्स आ रहे हैं. इफ आई से स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो बिजनेस के अंदर कौन सा एसेट्स आ गया, कैश आ गया. और यहां तो हमारे पास कैपिटल है ही. कैपिटल अपने आप में खुद एक मेन कैटेगरी होती है, कैपिटल की कोई और सब कैटेगरी हमें नहीं बनाना है. नाउ इफ आई से परचेज गुड्स फॉर कैश, तो मेरा कैश गया और मेरे पास गुड्स आए, तो गुड्स के लिए मुझे एक और कॉलम डालना पड़ेगा ऑन द एसेट साइड जिसका नाम है स्टॉक. अब आप बोलेंगे कैश भी तो गया, तो कैश का तो कॉलम आपने पहले बना लिया, अब उसका आना जाना इसी कॉलम में रिकॉर्ड होने वाला है. दैट मींस जितने भी फ्रेश, जितने भी इंडिपेंडेंट न्यू एसेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ट्रांजैक्शंस के अंदर, आ रहे हैं बिजनेस में, या कोई लायबिलिटी अराइव हो रही है, वो आपको यहां दिखाना मैंडेटरी होता है. एक और एग्जांपल से समझाता हूं. फॉर एग्जांपल लिखा है बॉट अ मशीन ऑन क्रेडिट. अब देखो एक एसेट बढ़ा और एक लायबिलिटी भी बढ़ गया, तो एसेट साइड पे क्या बढ़ा, मशीन बढ़ गया, और लायबिलिटी में क्या बढ़ गया, क्रेडिटर्स बढ़ गया. इस तरीके से पहले आपको ये चीज करना बहुत जरूरी है. अगर आपने ये चीज नहीं करी तो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा पूरा गलत हो जाएगा. पहले से स्टेटमेंट्स पढ़ लें और निकाल लें कि कितने एसेट्स के कॉलम बनने वाले हैं, कितनी लायबिलिटीज के कॉलम बनने वाले हैं, और कैपिटल तो है ही. अगर आप इस तरीके से, इस अप्रोच से इक्वेशन के क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपका इक्वेशन का 4 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है 6 नंबर का भी आ जाए. तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो कभी गलत नहीं होगा.
प्रॉब्लम पता है इस क्वेश्चन के साथ क्या होती है कि हम जब सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है, और अगर एक गलती, एक वैल्यू इधर उधर हो गई, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद पता चला कि अरे इसके लिए तो एक नया कॉलम बनाना था और वो कॉलम हम बना नहीं पाए क्योंकि अब जगह नहीं है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे 3 एसेट्स लिख दिए। अब मान लो मैंने पूरा क्वेश्चन बनाया, मुझे लास्ट में पता चला कि वी हैव आल्सो बॉट अ बिल्डिंग। नाउ आई डोंट हैव अ स्पेस टू राइट बिल्डिंग हियर, तो मुझे पूरा का पूरा क्वेश्चन रब करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा और मुझे फिर से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ये मेरा टाइम वेस्ट करवा देगा, जिसकी वजह से मेरा क्वेश्चन पेपर की जो बाकी चीजें हैं वो छूट जाएंगी। तो इक्वेशन चैप्टर दिखने में बहुत इजी है, पर जब आप करने बैठते हैं तो बहुत टाइम टेकिंग है। तो आपको कोई भी चीज रिपीट ना करना पड़े, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए मैं आपको ये ट्रिक दे रहा हूं कि प्लीज पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना और हर स्टेटमेंट का ये निकाल लेना कि क्या इसके लिए मुझे एक नया कॉलम ड्रॉ करना है ऑन द एसेट साइड, क्या मुझे कोई नई लायबिलिटी के लिए कॉलम ड्रॉ करना है, कितने एसेट्स के लिए कॉलम ड्रॉ करना है, कितनी लायबिलिटीज के लिए कॉलम ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से आप अरेंज कर ले पहले से अपनी इक्वेशन को, ताकि आपका वो कंफ्यूजन दूर हो जाए जो बहुत सारे बच्चों को आधे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद रियलाइज होता है कि वी हैव नॉट ड्रॉन अ कॉलम फॉर दिस एसेट और दैट लायबिलिटी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि क्या प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर सोल्यूशन के साथ। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम वापस स्टेटमेंट्स पे जाते हैं। मैंने बोला कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 5 लाख रुपीस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखेंगे पूरा। अगर आपके स्कूल्स में लिखवाया गया है ट्रांजेक्शन तो लिखिए, नहीं लिखा है तो आप 1 2 3 4 करके छोड़ दीजिए, ट्रांजेक्शन को फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। अब कैश में मैं लिख दूंगा 5 लाख, और ध्यान रहे बाकी कॉलम्स में जीरो, क्योंकि अभी स्टॉक नहीं आया है तो स्टॉक में जीरो दिखाना है। अभी मशीन नहीं आई है, जीरो। अभी क्रेडिटर्स नहीं आए हैं, जीरो। पर कैपिटल में 5 लाख दिखाना पड़ेगा। सो यू कैन सी आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों टैली हो रहे हैं 5 लाख से। इट मींस हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो वेरीफाई हो गई। एक और स्टेटमेंट उठाते हैं जो हमने स्टॉक के लिए लिया था। बॉट गुड्स फॉर कैश वर्थ ₹1 लाख। हमने 1 लाख की गुड्स खरीद लिए, तो क्या करेंगे, कैसे दिखाएंगे, देख सकते हैं आप। तो मैं यहां पर 1 लाख रुपीज माइनस करूंगा। अब मैं माइनस का साइन भी लगा सकता हूं और ब्रैकेट भी लिख सकता हूं। प्लस मेरे पास स्टॉक कितने का आ गया, 1 लाख का आ गया। मशीन में जीरो, क्रेडिटर्स में जीरो एंड कैपिटल में भी जीरो। तो ये देखिए आप, हुआ क्या इंपैक्ट, इस स्टेटमेंट का इंपैक्ट क्या हुआ। कैश गया इसलिए कैश में से माइनस, स्टॉक आया तो स्टॉक में प्लस, पर बाकी कॉलम्स में कोई चेंज नहीं है इसलिए वो जीरो है। तो जो चीज आपने जर्नल्स में सीखी है, जो चीज आपने फाइनल अकाउंट में सीखी है, उसी को हम यहां पर इंप्लाई कर रहे हैं। हमने सीखा है कि हर ट्रांजैक्शन का कोई डबल इंपैक्ट होता है, वही तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो वो डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल जो आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में पढ़े हैं, उसी का ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि एसेट बढ़ रहा है तो बढ़ा देते हैं, कम हो रहा है तो कम कर देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद जैसे ही दो स्टेटमेंट सॉल्व हो जाते थे तो हमें निकालना पड़ता था न्यू इक्वेशन। नाउ व्हाट वाज दैट, न्यू इक्वेशन क्यों निकालते थे, ये चेक करने के लिए कि इन दो स्टेटमेंट्स के बाद हमारी इक्वेशन वेरीफाई हो रही है, टैली हो रही है, या हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो लेट्स चेक। अब मेरे पास कैश बचेगा 4 लाख, क्योंकि 5 लाख में से 1 लाख चला गया। स्टॉक हो जाएगा 1 लाख का, मशीन अभी भी जीरो है, क्रेडिटर्स अभी भी जीरो है, और कैपिटल जो है वो 5 लाख पे एज इट इज है। तो आप देख सकते हैं अभी भी एलएचएस और आरएचएस मैच हो रहा है 5 लाख और 5 लाख से। सो न्यू इक्वेशन जो है वो एक चेक पॉइंट होता है कि आपने जो सवाल सॉल्व किया, क्वेश्चन बनाया, वो कहीं गलत तो नहीं जा रहा, आपकी इक्वेशन कहीं मिसमैच तो नहीं हो रही। क्योंकि अगर आपने ये वेरिफिकेशन नहीं किया, सारे स्टेटमेंट्स एक साथ बना दिए और लास्ट में जाके पता चला कि आपने तो सेकंड स्टेटमेंट में ही गलती कर दी थी और उसकी वजह से बाकी पूरी चीजें गलत हो जाएंगी, तो आपको 0 नंबर मिलेगा। न्यू इक्वेशन से आपने इसे श्योरिटी दे दी कि मेरा सोल्यूशन यहां तक तो ठीक है, तो मेरे 1 नंबर तो पक्के हो गए। सो इसीलिए न्यू इक्वेशंस एक्ट्स लाइक अ चेक पॉइंट। हर दो ट्रांजैक्शन के बाद आपको न्यू इक्वेशन निकालनी है, ताकि आपका वेरिफिकेशन होता रहे, आपकी सोल्यूशन का वेरिफिकेशन होता रहे कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो न्यू इक्वेशन आपको बता देती है आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। अब इसके बाद एक और स्टेटमेंट उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, बॉट मशीन वर्थ ₹2,50,000 ऑन क्रेडिट। हमने मशीन खरीदी है
2,50,000 ऑन क्रेडिट पे। कैसे शो करेंगे इस स्टेटमेंट को हमारी इक्वेशंस पे? तो आप देखिए कैश में जीरो और स्टॉक में जीरो। क्यों? क्योंकि मशीन क्रेडिट में खरीदी, तो कैश का तो ना आना हुआ ना जाना हुआ, स्टॉक का तो कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो मशीन बढ़ जाएगी कितने से? 2,50,000 से। क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे 2,50,000 से और कैपिटल में जीरो रहेगा। एंड नाउ वंस यू हैव द न्यू इक्वेशन विथ यू, तो आपको हर स्टेटमेंट के बाद न्यू इक्वेशन निकालना है ताकि आप वेरीफाई करते रहें कि आप सही चल रहे हैं या नहीं। तो अब आप देखिए फिर से जब हम न्यू इक्वेशन निकालते हैं तो क्या आ रहा है? कैश आ रहा है 4 लाख, ये आ रहा है 1 लाख। अब हमारी मशीन भी हो गई है 2,50,000 की, क्रेडिटर्स हो गए हैं 2,50,000 के, एंड 5 लाख प्लस जीरो इज 5 लाख। सो वी हैव द टोटल। हमारी इक्वेशन 7,50,000 से दोनों साइड पे टेली हो रहा है। दैट मीन्स हम सही कर रहे हैं। और अगर मान लो यही आपका आखिरी स्टेटमेंट होता इस क्वेश्चन का, तो ये जो हमने इक्वेशन निकाली हमारी फाइनल इक्वेशन कहलाती है। अब आप देखिए है कितना सिंपल, पर जो छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप जल्दबाजी में इग्नोर करते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। एक, कि कैश का जो ये जो कॉलम है इसमें इसके बिल्कुल नीचे ही कैश की वैल्यूज चलनी चाहिए। कैश की वैल्यू आपको शिफ्ट नहीं करनी। अगर आपने शिफ्ट कर दी तो कंफ्यूजन हो जाता है। अगर मान लो मैंने ये 4 लाख यहां लिख दिया, तो हो सकता है मैं जल्दबाजी में उसे स्टॉक का 4 लाख मान लूं और उस वजह से मेरी इक्वेशंस मिसमैच हो जाए, जो कि ज्यादातर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। मैं भी जब 11th में अकाउंट्स करता था, मुझे ये छोटी छोटी सी बातें नहीं पता थी, तो मेरे से भी गलती होती, तो और ये गलती होना जायज सी बात है। तभी तो मैं आपको यहाँ पे खड़ो के बता रहा हूं कि गलती होगी, इसलिए रोको इस चीज को। वैसे ही प्लस के जो पूरा का पूरा आप देख सकते हैं सिंबल, तो प्लस के सिंबल्स को इस तरीके से यूज करेंगे और मैं आप में एक लाइन ड्रॉ कर दे, एक के नीचे एक के नीचे एक। आपके पास अच्छी खासी कॉपी मिलती है आपको एग्जाम में, वो हॉरिजॉन्टली काफी लंबी होती है, तो यूज करें उस पूरे स्पेस को, हॉरिजॉन्टली अकाउंटिंग क्वेश्चन को सॉल्व करें। आराम से जगह दे दे के चीजों को लिखें, मिसमैच ना करें। प्लस पूरे के पूरे एक लाइन के नीचे आने चाहिए, कैश की वैल्यू पूरी की पूरी एक लाइन के नीचे आनी चाहिए, स्टॉक की वैल्यू पूरी नीचे, मशीन की वैल्यू पूरी नीचे। इक्वल्स टू अपने आप में ऐसा दिखना चाहिए कि ये एक पार्टीशन लाइन है। इस तरीके से अगर आप चीजों को लिखेंगे, वैल्यूज को लिखेंगे, तो आप कभी भी अकाउंटिंग इक्वेशन में गड़बड़ नहीं करेंगे। दैट इज माई प्रॉमिस। यही वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम करते करते भूल जाते हैं कि हमसे हो रही है और कोई हमें टोक नहीं रहा होता, और यही गलती जब हम एग्जाम में करते हैं तो अपने अच्छे खासे नंबर गवा देते हैं। सो मेक श्योर जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स अभी दी है आप उनको यूटिलाइज करेंगे। अब थोड़ी सी और बातें हैं इक्वेशंस में, जो थोड़ी थोड़ी नई चीजें हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। टॉकिंग अबाउट सम स्पेशल ट्रांजेक्शंस, जैसे मान लो बैंक में आपने अकाउंट ओपन कर दिया, यू ओपन अ बैंक अकाउंट। अब इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रेजेंटेशन क्या होगा? तो ये तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बनी ही हुई है, मैं यहां पर आपको ट्रीटमेंट समझा देता हूं ताकि आप उसे समझ जाए कि आपको करना क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन में उसमें ट्रीटमेंट होगा कि आपके कैश में से वो माइनस हो जाएगा, एंड देन यू हैव टू पुट अ न्यू कॉलम फॉर बैंक। यहां पर आपको बैंक का एक नया कॉलम, एसेट साइड पे बैंक का नया कॉलम डालना पड़ेगा और बैंक में प्लस हो जाएगा। अगर लिखा है गुड्स सोल्ड एंड डिपॉजिटेड मनी इनटू बैंक, गुड्स सोल्ड डिपॉजिटेड मनी इनटू बैंक, तो आपके गुड्स कम होंगे क्योंकि गुड्स बेचोगे तो गुड्स कम हो जाएंगे स्टॉक में से, स्टॉक के कॉलम को आप कम कर देंगे और बैंक के कॉलम को बढ़ा देंगे क्योंकि आपने पैसा कहां डिपॉजिट कर दिया? बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है, अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है, दैट मींस आपने रेंट पे किया, वेजेस पे किया, सैलरी पे किया, टैक्स पे किया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे किया, तो ये जो एक्सपेंसेस है इनके लिए हमें नए कॉलम्स नहीं बनाने, क्योंकि हमारी इक्वेशन में हम तीन कैटेगरी की ही बात कर रहे हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। आप सभी ने मॉडर्न अप्रोच पढ़ा है। मॉडर्न अप्रोच ने हमें सिखाया है कि देर आर 5 कैटेगरीज। अकाउंट्स 5 कैटेगरी के हो सकते हैं, पर आप यहां 3 कैटेगरी देख रहे हैं, 2 कैटेगरी मिसिंग है, रेवेन्यू और एक्सपेंस। दैट मींस हमें रेवेन्यू और एक्सपेंस को इक्वेशंस में कॉलम नहीं देना होता। तो फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट है, अगर कोई भी एक्सपेंस है, लाइक पेड वेजेस है, पेड वेजेस है, तो उसका दो इंपैक्ट ये होगा कि आपका कैश माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कैपिटल भी कम हो जाएगी। अंडरस्टूड?
रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को नए कॉलम्स अलॉट नहीं करना है। अगर कोई कैश में एक्सपेंस हुआ है, कैश और कैपिटल कम कर दो। चेक से एक्सपेंस हुआ है, बैंक और कैपिटल कम कर दो, पर कैपिटल तो कम हो रहा ही होना है। या तो एक्सपेंस कैश में हो रहा होगा, या तो एक्सपेंस चेक से हो रहा होगा, दैट मीन्स बैंक। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है, वो तो एसेट या लाइबिलिटी वाली कैटेगरी की बात हो गई। वैसे ही अगर कोई रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब समझते हो कोई इनकम है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, अगर ये सब है तो उसका भी वही इंपैक्ट है कि आपको कैश बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कैश आ रहा है आपके पास, कैश बढ़ाना पड़ेगा और कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा। तो एक्सपेंस कैश और कैपिटल कम कर देते हैं, रेवेन्यू कैश और कैपिटल बढ़ा देते हैं। अगर चेक से रिसीव हुआ तो बैंक और कैपिटल बढ़ा देते हैं। तो रेवेन्यू और एक्सपेंस दो ऐसी कैटेगरी है जिनके लिए हम कभी भी नया कॉलम अलॉट नहीं करेंगे। नया कॉलम से मेरा मतलब है ना ही एसेट साइड पे ना ही लाइबिलिटी साइड पे, इनके लिए कॉलम्स अलॉट नहीं करना है। ये हुए हमारे कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस। और स्पेशल ट्रांजैक्शंस की बात कर लेते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं जिनके 3 एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000 फॉर ₹15,000। 10,000 की चीज को हमने 15,000 में बेचा है। कितने के गुड्स थे? 10,000 के, बट दे आर सोल्ड फॉर ₹15,000। अब इसके 3 ट्रीटमेंट क्या है, ध्यान से देखिए। कैश कितने से बढ़ जाएगा? 15,000 से। स्टॉक, क्योंकि आपने गुड्स बेचे तो गुड्स कम हो जाएंगे, तो स्टॉक कितने से कम हो जाएगा? 10,000 से। तो कैश बढ़ा 15 से, स्टॉक कम हुआ 10 से, इक्वेशन तो टेली ही नहीं होगी, ये तो मिसमैच हो गया। तो ध्यान रहे, यहां प्रॉफिट भी तो हुआ है, 10,000 की चीज 15 में बेची गई है, और प्रॉफिट किसका पार्ट है? कैपिटल का पार्ट है। तो आपको वो थर्ड ट्रीटमेंट कैपिटल में 5,000 प्लस करके दिखाना होगा। दैट मीन्स कैश प्लस 15, स्टॉक माइनस 10, कैपिटल प्लस 5। नेट इंपैक्ट अगर आप समझे तो +15 -10 अल्टीमेटली कितना हुआ? +5। और यहां पर भी कितना हुआ? +5। तुम्हारी इक्वेशन मैच हो गई। वही अगर ये लॉस पे बिकता, मान लो ये 10,000 की जगह हमने इसे 8,000 में सेल कर दिया होता, ये तो लॉस हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे बदल देते। हमारा कैश अब सिर्फ 8,000 से प्लस होता, पर स्टॉक तो 10 का ही चला गया, तो कैपिटल में से आपको 2,000 का लॉस माइनस करना पड़ता। दैट ऑल्सो मीन्स +8 -10, दैट मीन्स -2, एंड यहां पे भी -2 हो रहा है, तो इक्वेशन मैच हो जाएगा। इस तरीके के ट्रिपल ट्रीटमेंट वाले, ट्रिपल इंपैक्ट वाले ट्रांजेक्शन्स भी आपको मिल सकते हैं। इनसे घबराना नहीं है। जो लॉजिक्स आपने जर्नल्स के लिए लगाए हैं, जो लॉजिक्स आपने अपने फाइनल अकाउंट्स में लगाए थे, वही लॉजिक्स आपको यहां पर भी लगाने। खुद दिमाग लगाओ कि कौन सा एसेट बढ़ रहा है, कौन सा एसेट कम हो रहा है। देखो बेटा, रटने की जरूरत नहीं है, ये कोई फॉर्मूले नहीं पढ़ा रहा मैं आपको यहाँ पे कोई मैथ्स की इक्वेशंस नहीं पढ़ा रहा हूं कि आपको रटना है। मैं यहाँ पर आपको कोई डायग्राम नहीं पढ़ा रहा कि आपको याद करना है। ये कॉमन सेंस है, ये लॉजिक है। अकाउंट्स इज ऑल अबाउट लॉजिकल रीजनिंग। अगर आप लॉजिकली सोच सकते हैं तो आपको ये सारी चीजें खुद समझ में आ रही होंगी। मेरी कोई जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे खड़े होकर आपको ये सारी चीजें समझाऊं। आप खुद से ये सारी चीजें समझ सकते हो जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं जो इक्वेशंस में आपसे पूछी जा सकती हैं। ये वो 4 चीजें जो कि और स्पेशल है, और बहुत सारे बच्चे इसमें भी अटकते हैं। तो इन चारों को मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाते जाइए, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हमें पता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ऑल दोज एक्सपेंसेस of which we have not done the payment but we have taken the services. It means आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड पे इसके लिए एक नया कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से अगर आउटस्टैंडिंग रेंट है तो, आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो, या जिस भी नाम से जो भी हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। साथ ही साथ आपको कैपिटल माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इंपैक्ट नंबर 1 है, इफेक्ट नंबर 1 है। इफेक्ट नंबर 2 क्या है? कैपिटल को माइनस करना पड़ेगा सेम वैल्यू से। व्हाई? बिकॉज वी हैव कंज्यूम्ड द सर्विसेज, वी हैव टेकन द बेनिफिट।
So capital will fall. Prepaid expenses. We have paid expenses in advance for the next year. That means these expenses are assets. So you need to have a new column on the asset side. Prepaid expense के नाम से एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा और साथ ही साथ कैश को कम करना पड़ेगा बिकॉज यू हैव पेड कैश, तो कैश जा रहा है. अक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो अभी आपको मिली नहीं है पर मिल जानी चाहिए थी. एसेट में एक नया कॉलम डालना प्लस करके और कैपिटल भी बढ़ा देना बिकॉज इट इज योर अर्नड इनकम. आपने इसे अर्न कर लिया है बट यू हैव नॉट रिसीव्ड इट. लास्ट अनअर्नड इनकम, कैश बढ़ जाएगा क्योंकि आपको कैश मिल गया है. और लायबिलिटी साइड पे यू हैव टू ड्रॉ अनदर कॉलम अंडर द नेम ऑफ अनअर्नड इनकम बिकॉज अनअर्नड इनकम इज अ लायबिलिटी. तो ये 4 स्पेशल ट्रांजेक्शन है. अगर इनसे रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन आए तो जो भी मैंने अभी आपको बताया, जो आपने अभी लिखा होगा उसी को फॉलो करोगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगी. आगे चलते हैं. चलिए अब देखते हैं एक प्रॉपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपसे पूछा जाता है और आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं. पहले हम ट्रांजेक्शन्स पढ़ लेते हैं जल्दी से. तो फर्स्ट है बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कैश से. दूसरा है क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स. तीसरा है गुड्स परचेज फॉर कैश. चौथा है परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश. और पांचवा है पेड सैलरी. द फर्स्ट टास्क इज टू आइडेंटिफाई व्हाट ऑल एसेट्स व्हाट ऑल लायबिलिटीज आर कमिंग बाय फ्रॉम दीज ट्रांजेक्शंस. तो पहला ट्रांजेक्शन हमें बताता है कि कैश और कैपिटल आने वाला है. सो मैंने कैश और कैपिटल का कॉलम डाल दिया. फिर मैंने पढ़ा क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स. 2 कॉलम और बनने वाले हैं. एक है स्टॉक का और एक है क्रेडिटर्स का. स्टॉक एंड क्रेडिटर्स. गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, स्टॉक आया कैश गया, पर स्टॉक और कैश का कॉलम तो पहले से बना हुआ है. दैट मींस स्टेटमेंट 3 में मुझे कोई नया कॉलम अलॉट नहीं करना. स्टेटमेंट 4 परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश, तो कैश गया मशीनरी आया. दैट मींस अगेन आई नीड टू हैव अ न्यू कॉलम फॉर मशीनरी व्हिच आई हैव ऑलरेडी मेड इट हियर. लास्ट पेड सैलरी, ये तो एक्सपेंस है और मैंने अभी आपको बताया था एक्सपेंस के लिए कॉलम्स नहीं बनाते. चलिए अब हम देखते हैं एक एक ट्रांजैक्शन को सॉल्व करते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है इस पूरे पूरे क्वेश्चन को. तो पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. क्या करेंगे आप? ट्रांजैक्शन नंबर 1 लिखेंगे कैश और यहां पर कैपिटल में जितना कैश आया वो आप प्लस कर दीजिए. तो यहां पे स्टॉक में 0, मशीन में 0, क्रेडिटर्स में 0, कैपिटल में 1 लाख आ गया. उसके बाद क्या हुआ है? क्रेडिट परचेज हुआ है गुड्स का 60,000 का. क्या करेंगे? क्रेडिट परचेज हुआ है गुड्स का 60,000 का. कैश में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा. स्टॉक बढ़ जाएगा क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया, मशीन में 0. अब क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे विथ ₹60,000 एंड कैपिटल विल बी 0. नाउ वी हैव डन 2 ट्रांजैक्शंस. नाउ वी नीड टू चेक आवर न्यू इक्वेशन. जल्दी से चेक करते हैं इक्वेशन क्या होगा. न्यू इक्वेशन देख लेते हैं हम हमारा. सो न्यू इक्वेशन यहां पर आ रहा है 1 लाख प्लस 0 इज 1 लाख. 60,000 plus 0 is 60,000 and then 0 equals to 60 plus 1 lakh. तो हम देख सकते हैं हमारी दोनों साइड्स बराबर है. यहां तक समझ में आया. तीसरा ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज फॉर कैश 20,000. गुड्स परचेज फॉर कैश स्टेटमेंट नंबर 3. कैश जाने वाला है. कितना? 20,000 कैश चला जाएगा और स्टॉक 20 से बढ़ रहा है. बाकी सब में 0 रहेगा. अगेन आई नीड टू हैव अ न्यू इक्वेशन. जैसे कि मैंने आपको बोला कि अब आपको हर एक स्टेटमेंट के बाद न्यू इक्वेशन निकालना कंपलसरी है. सो 1 लाख माइनस 20 इज 80,000 एंड देन 80, यहां पर हो गया 160 प्लस 0. यहां पर हम देखते हैं 60 प्लस 1 लाख. ये भी हमारा दोनों साइड जो है वो टेली हो रहा है. कितने से टेली हो रहा है? 160 से. फोर्थ स्टेटमेंट है परचेज ऑफ मशीन वर्थ ₹35,000. चलिए ये भी देख लेते हैं. फोर्थ स्टेटमेंट है परचेज ऑफ मशीन वर्थ ₹35,000. कैश जाने वाला है. फिर से हम कैश में से 35,000 माइनस कर देंगे. स्टॉक में नो चेंज एंड मशीन विल इंक्रीज विथ ₹35,000. रेस्ट देयर विल बी नो चेंजेस. अगेन विल हैव अनदर न्यू इक्वेशन. एक और न्यू इक्वेशन निकालनी पड़ेगी हमें क्योंकि हमें हर स्टेटमेंट के बाद निकालनी है. दैट इज मैंडेटरी. So let's do that. 80,000 minus 35,000 that is 45,000. 45,000 हमारे पास कैश बचा है. अब हमारा स्टॉक 80 का है और
मशीन जो है वो 35 की हो चुकी है। तो अभी भी हम देखें 45 प्लस 35 80, 80 प्लस 80 इज 1,60,000। हमारी इक्वेशन अभी भी 1,60,000 से टैली हो रही है, क्योंकि यहां पर भी देखिए देर आर नो चेंजेस ऑन द liability and capital sides. So both the sides are tallying with rupees 1,60,000। लास्ट पेड सैलरी कैश का एक्सपेंस है, सिंपल है, कैश और कैपिटल से माइनस कर देना है। कितना है? 6,000 है, तो ठीक है हम इसे माइनस कर देते हैं। ये हो जाएगा 0 0 0 एंड माइनस 6,000। एंड फाइनली आफ्टर डूइंग दिस we'll have our final new equation. Let's calculate that. 45 minus 6 is 39,000। 39,000 यहां पर आ गया, प्लस 80 प्लस 35 equals to 60 plus 94,000। तो 94 plus 60 is 154। 154 एंड यहां पर कितना हो रहा है? 35 and 39, that is 74 and 80, 1,54,000। 1,54,000 से हमारी फाइनल इक्वेशन जो है वो टेली हो रही है। एक बार पूरा सॉल्यूशन मैं साइड हो जाता हूं, आप ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्यूशन आपके सामने है, एक एक चीज ध्यान से देखिए। 2 मिनट आपको दूंगा, देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले यहां पर एसेट्स और लायबिलिटीज के कॉलम डाले। हमने फिर एक एक स्टेटमेंट को पिक किया, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझा और उसे अकॉर्डिंग टू द कॉलम्स पुट करते गए इनटू द इक्वेशन। और इसी तरीके से हमने उस पैटर्न को फॉलो किया है। अब अगर आप पूरे पूरे सोल्यूशन को देखें तो इक्वल्स टू की लाइन मैंने कोशिश की है कि वो एक ही लाइन में दिखे, बट आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड, सो थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे होती हैं। बट आप हैबिट डालें कि आपका जो सोल्यूशन है उसमें जो इक्वल्स टू है, जो प्लस के सिंबल्स हैं, कैश का जो कॉलम है, स्टॉक का जो कॉलम है, वो कोशिश करें कि एक के नीचे एक के नीचे एक ही वैल्यूज चले, ताकि शफलिंग ना हो। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं बेटा कि देखो 5 ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन इतना लंबा गया। अगर सोचो आपके एग्जाम में 10 स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन आ गया तो वो आपका कम से कम 8 से 10 मिनट ले जाएगा। 8 से 10 मिनट स्पेंड करने के बाद आपको अगर पता चले कि आपकी फाइनल इक्वेशन टैली नहीं हो रही है और आपको तब पता चले कि आपने स्टेटमेंट नंबर 2 में गड़बड़ कर दी है, तो पता है बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि आपके वो 8 क्रूशियल मिनट चले गए होंगे। और आप फिर से जब वो 8 मिनट ले रहे होंगे, सो वो एक्चुअली इस क्वेश्चन के नहीं होंगे, वो किसी और क्वेश्चन के 8 मिनट होंगे जो आप इस क्वेश्चन पे वेस्ट कर रहे होंगे। इजी है बट लेंदी है। लेंदी है दैट मींस आपको कंसंट्रेशन अपना 100% रखना है अकाउंटिंग इक्वेशंस के क्वेश्चंस को करते टाइम। यहां तक समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। सो ऑलमोस्ट सारी बातें, सारा ज्ञान इस चैप्टर का मैंने आपको दे दिया। अब आप लोगों की बारी है एग्जाम में परफॉर्म करने की। यही है पूरा चैप्टर जो मैंने आपको बताया, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बता दी। इस चैप्टर में थोड़े बहुत आपको फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अगर आपने वो करे हैं, आपके स्कूल्स में करवाए गए हैं, बिल्कुल करिए। इलस्ट्रेशंस देखिए, जो इक्वेशन वाइज क्वेश्चंस हैं। कहीं कहीं पे आपसे बैलेंस शीट भी बोली गई बनाने के लिए, बिल्कुल बनाइए, आपको पता है बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यही है ये पूरा पूरा चैप्टर। वेटेज वाइज मैं अगेन बोलूंगा, इसका बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, बहुत सारे स्कूल्स में तो उसको हटा दिया जाता है। बट अगर आपके स्कूल में आ रहा है, सो डू लर्न द थ्योरी फॉर एमसीक्यू लेवल एंड प्रैक्टिकल्स। अगर आप करें तो इस तरीके के प्रैक्टिस करेंगे, वो 5 to 6 स्टेटमेंट्स के हों, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि 3 नंबर या 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं, उतने ही क्वेश्चंस बनाइए। इलस्ट्रेशंस बना लीजिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बना लीजिए, वही इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पार्ट होगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा और आपको मैंने जो भी बताया आप उसे यूज करेंगे और इन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को आप अपने एग्जाम में भी अप्लाई करेंगे और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। मेरी सारी विशेष आपके साथ है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। हैव अ ग्रेट एंड ब्यूटीफुल डे। बाय बाय।